साल 2007 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, चक दे इंडिया। ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसको 1982 के एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की हार का विलन बना दिया गया। बरसों बाद वो बतौर कोच लौटा और शांत रहकर कड़ी मेहनत से महिला हॉकी टीम को विश्व कप दिला दिया। साल 2024 में कुछ ऐसा ही नजारा वेस्टइंडीज में बारबाडोस के मैदान पर देखने को मिला। यहाँ कोच की भूमिका में थे द वॉल राहुल द्रविड़। वही राहुल द्रविड़ जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया 2007 में वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से बाहर हो गई थी और उन्हें तरह तरह के तानों का सामना करना पड़ा था। मगर बरसों बाद राहुल द्रविड़ की खामोशी तूफान बनकर बाहर आई। 29 जून 2024 को उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया। जीत के बाद राहुल के सेलिब्रेशन का जो तरीका देखने को मिला वो शायद ही इससे पहले कभी किसी ने देखा होगा। मगर इस सेलिब्रेशन के पीछे थी कड़ी मेहनत और बरसों की प्लानिंग। सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग पर ही नहीं बल्कि राहुल ने फील्डिंग पर खास ध्यान दिया। हर वाइड और नो बॉल पर पैनी निगाह रखी और भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। बतौर कोच भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले राहुल का कद बतौर खिलाड़ी भी बहुत बड़ा है। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में उन्होंने 24,000 से ज्यादा रन, 48 शतक और 146 अर्धशतक लगाए हैं, जो किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, राहुल का पीछा फील्डिंग में भी करना किसी खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं है। वो स्लिप के शानदार फील्डर रहे हैं। जहां उनके नाम 210 कैच लपकने का रिकॉर्ड है, द्रविड़ के पीछे श्रीलंका के महिला जयवर्धने हैं, जिन्होंने अपने करियर में 205 कैच बतौर फील्डर लपके हैं। राहुल द्रविड़ 11 जनवरी 1973 को इंदौर में जन्मे थे, जबकि उनकी पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु में हुई। कम उम्र में ही क्रिकेट से जुड़ गए। फिर 1980 के दशक के आखिर में कर्नाटक की कई कोचिंग शिविरों में भाग लिया। अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से उन्हें कर्नाटक राज्य टीम ने बुला लिया। 1990 से 91 के रणजी ट्रॉफी सीजन में कर्नाटक के लिए सिर्फ 17 साल की उम्र में डेब्यू कर गए। पहले मैच में 82 रन बनाए और दूसरे में शतक जड़ दिया। क्वार्टर फाइनल में बंगाल के खिलाफ 134 रन बना दिए। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उन्हें जून 1996 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में चुन लिया गया। जून 1996 में उनको इंग्लैंड के खिलाफ चुन लिया गया बतौर रिजर्व विकेट कीपर। सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने डेब्यू किया और 95 रन बनाए। अपने इस प्रदर्शन को द्रविड़ ने कमजोर होने नहीं दिए और कुछ ही सालों में वो टीम के लिए मिस्टर डिपेंडेबल बन गए, खासकर टेस्ट में। इसका अंदाजा आप एक किस्से से लगा सकते हैं। अक्टूबर 2004 बेंगलुरु में टेस्ट जीत कर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम खूंखार हो चुकी थी। ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गिलस्पी और शेन वॉर्न जैसे गेंदबाज भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अबूझ पहेली बन चुके थे। फिर भी चेन्नई में खेला गया दूसरा मैच भारतीय टीम ने जैसे तैसे ड्रॉ कराया। बारी थी तीसरे टेस्ट की। मैदान था नारंगी के शहर नागपुर का विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ग्रीन पिच, यानी अब ऑस्ट्रेलिया टीम और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करके 398 रन बना दिए। पीछा करने उतरी भारतीय टीम के 4 विकेट सिर्फ 95 रन पर गिर गए। अब पिच पर थे राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ। दोपहर का वक्त था, गेंद थी मैकग्राथ के हाथ में। पहले स्पेल में जिनकी गेंदें आग उगल रही थी, यानी द्रविड़ और कैफ को चुनौती थी जैसे तैसे टीम को बचाना। मैकग्राथ ने दूसरे स्पेल की पहली गेंद फेंकी, द्रविड़ ने सिंगल लिया। स्ट्राइक पर पहुंचे कैफ ने किसी तरह 5 गेंदें खेली। बमुश्किल ओवर निकला। द्रविड़ ने कैफ से कहा वो शानदार गेंदबाजी कर रहा है। ये सुनकर कैफ भी बेमन मुस्काए। द्रविड़ ने कहा कि अब हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर हम ये स्पेल पार कर गए तो हमारे पास मौका है, वरना सब खत्म हो जाएगा। कैफ ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे, मगर द्रविड़ ने उन्हें एक प्लान बताया। प्लान ये था कि मैकग्राथ के खिलाफ राहुल द्रविड़ खेलेंगे और शेन वॉर्न का सामना करेंगे मोहम्मद कैफ। द्रविड़ का ये प्लान कैफ की क्षमता पर सवाल नहीं था, बल्कि कप्तान द्रविड़ के अनुभव का एक नजराना था, क्योंकि ये मैच का बहुत खास पल था। द्रविड़ बोले, स्कोर बोर्ड को भूल जाओ, हम सिंगल्स नहीं लेंगे। अगले 18 ओवर तक द्रविड़ और ग्लेन मैकग्राथ के बीच क्रिकेट के मैदान पर बल्ले और गेंद से एक अद्भुत जंग देखने को मिली। मैकग्राथ ने गेंदबाजी में अपना सब कुछ झोंक दिया, मगर 3 स्टंप्स के सामने दीवार बन चुके द्रविड़ को हिला नहीं पाए। द्रविड़ ने दबाव सहा और हर गेंद को सही तरीके से खेला। करीब 20 मिनट तक यही चलता रहा।
द्रविड़ ने कैफ से कहा, अब वो थकने लगे हैं, 2 और ओवर फिर हम सुरक्षित हैं। कैफ ने शेन वॉर्न का एक और मिडन ओवर खेला। अगला ओवर फिर मैकग्राथ लेकर आए, जिनकी 5 गेंदें राहुल ने आसानी से खेल ली। मगर अब मैकग्राथ राहुल का प्लान समझ चुके थे। आखिर गेंद उन्होंने आउट स्विंग कराई, जो राहुल के बल्ले से लगकर स्लिप पर खड़े शेन वॉर्न के हाथ में चली गई। अपनी जुझारू पारी में राहुल ने 140 गेंदें खेलकर सिर्फ 21 रन बनाए। राहुल द्रविड़ की ये पारी सिर्फ एक खेल नहीं थी, पूरी किताब थी, जिसमें धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प, लीडरशिप जैसे कई चैप्टर हैं। शायद यही कारण है कि मैच के बाद कैफ ने खुद कहा, यह एक ऐसा स्पेल था जिसे नॉन स्ट्राइक पर खड़े होकर सिर्फ देखा जा सकता था। मुझे नहीं लगता किसी और बल्लेबाज में ऐसा करने की हिम्मत होगी। राहुल के इस धैर्य का उदाहरण आप अक्सर एक क्लिप के जरिए देखते होंगे, जब पाकिस्तान के शोएब अख्तर दूर से दौड़कर आते हैं और 149 की स्पीड में गेंद फेंकते हैं, और हर बार राहुल द्रविड़ गेंद को प्लेसमेंट करके अपने पैरों के पास गिरा लेते हैं। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि ऐसा करने के बाद राहुल और शोएब अख्तर एक दूसरे को घूरते भी नजर आते हैं। राहुल द्रविड़ के खाते में ऐसी ही एक और उपलब्धि है, जिसे बाद में कोलकाता का चमत्कार कहा गया। 14 मार्च 2001 इसी दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने ऐसी साझेदारी की जिसने ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ डाला था। इसी के बाद लक्ष्मण को वेरी स्पेशल और द्रविड़ को द बॉल का खिताब मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन की सुबह भारत के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं था। मुंबई में पहला टेस्ट हार चुकी भारतीय टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में फॉलो ऑन पारी खेल रही थी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 254 पर 4 था और वो ऑस्ट्रेलिया से अब भी 20 रन पीछे थे। भारत की हार सामने दिख रही थी, लेकिन लक्ष्मण 109 रन बनाकर अब भी क्रीज पर जूझ रहे थे। राहुल द्रविड़ 155 गेंदों में 7 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। पूरे दिन की बल्लेबाजी में भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा और स्कोर पहुंच गया 589। पांचवें विकेट के लिए लक्ष्मण ने नाबाद 275 और द्रविड़ ने नाबाद 155 रन बनाकर 357 रन जोड़ दिए। पांचवें दिन कुल 376 रनों की भागीदारी के बाद लक्ष्मण अविश्वसनीय 281 रनों की पारी खेलकर लौटे, जबकि द्रविड़ 180 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत ने अपनी फॉलो ऑन पारी 657 पर 7 विकेट के साथ घोषित कर दी। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 384 रनों का लक्ष्य रखने के बाद भारत ने इतिहास रच दिया। हरभजन सिंह की गेंद को पैड पर लेते हुए पुछल्ले ग्लेन मैकग्राथ पकड़े गए और अंपायर एसके बंसल ने उंगली उठा दी। इसके साथ ही भारत ने यह टेस्ट 171 रनों से जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 68.3 ओवर में 212 रन बनाकर ढेर हो गई। फॉलो ऑन के बावजूद टेस्ट में जीत का ये तीसरा उदाहरण था। इस ऐतिहासिक मैच के 2 साल बाद यानी 2003 में राहुल ने अपने स्वभाव से उलट वनडे में बड़ा धमाका कर दिया। हैदराबाद में न्यूजीलैंड के साथ मैच चल रहा था। इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी। सहवाग ने 130 और तेंदुलकर ने 102 रनों की धांसू पारी खेलकर कीवियों को पस्त कर दिया था। मगर एक और तूफान अभी बाकी था, क्योंकि क्रीज पर आने वाले थे राहुल द्रविड़। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल ने 22 गेंदों पर 50 रन जड़ दिए, 5 चौके और 3 छक्के के साथ। हर कोई हैरान था। द्रविड़ ने टेस्ट मैचों में रन बनाना जारी रखा और बल्लेबाजी में कई रिकॉर्ड्स बनाए। हालांकि 2008 में उन्होंने वनडे टीम में अपनी जगह खो दी, क्योंकि टीम के सेलेक्टर्स ने युवाओं पर ध्यान दिया। द्रविड़ को अब वनडे में खेलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक उन्हें भारत के 2011 के इंग्लैंड दौरे के लिए बुला लिया गया। उन्होंने अपनी आखिरी पारी में 69 रन बनाए और वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। इस दौरे में द्रविड़ ने अपना एकमात्र T20 मैच भी खेला, जिसमें उन्होंने 31 रन बनाए। राहुल की रिटायरमेंट पर उनकी पत्नी विजेता ने उनके कुछ दिलचस्प किस्से भी साझा किए। विजेता ने बताया कि 20 सालों से उन्होंने सिर्फ एक ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। उन्हें गैजेट्स की कोई फिक्र नहीं रहती, माने उन्हें घड़ियों या कारों के ब्रांड्स का नाम तक नहीं पता होता। मगर उनके बल्ले का वजन 1 ग्राम भी कम होता है तो वो तुरंत भांप लेते हैं। राहुल द्रविड़ को कभी जल्दबाजी नहीं रही, चाहे बस पकड़ने के लिए हो या क्रीज पर बैटिंग करते वक्त। आप सभी को पता है कि क्रिकेट में एक वक्त त्रिमूर्ति शब्द बहुत चर्चा में था। ये त्रिमूर्ति सचिन, द्रविड़ और गांगुली हुआ करते थे, यानी इनके बीच अच्छी दोस्ती भी थी। मगर एक किस्सा ऐसा भी है जब सचिन राहुल द्रविड़ से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया था।
2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट खेला गया। इस मैच में सहवाग ने 309 रन बनाए। सचिन 194 रन पर खेल रहे थे, तभी कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी, यानी सचिन दोहरा शतक लगाने से चूक गए, जिसका कारण लोग द्रविड़ को मानते हैं। हालांकि ये राहुल द्रविड़ के अकेले का फैसला नहीं था। थिंक टैंक में सौरभ गांगुली भी थे, जो उस मैच का हिस्सा नहीं थे। मैच के बाद द्रविड़ से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर पता होता कि मैच 4 दिनों में खत्म हो जाएगा तो कहता 40 ओवर और खेल लो। इस बात का खुलासा पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने किया था। मगर क्या आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां और रिकॉर्ड्स का पहाड़ खड़ा करने वाले राहुल द्रविड़ बहुत बड़े सुपरस्टिशियस भी हैं। राहुल किसी भी टूर्नामेंट में नया बल्ला इस्तेमाल नहीं करते। बैटिंग के लिए तैयार होते वक्त वो पहले दाहिना थाई पैड पहनते हैं। एक बात तो सुनकर आप चौंक ही जाएंगे, टीम को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेलना था 21 जुलाई से 25 जुलाई तक। मैच शुरू होने से पहले राहुल उसी जगह पर बैठे जहां श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान बैठे थे और दोहरा शतक जड़ा था। इत्तेफाकन ऐसा करने से राहुल द्रविड़ ने भी इस टेस्ट में शतक लगा दिया। राहुल ने इस मैच में 220 गेंदों पर 102 रन बनाए थे। हालांकि मैच इंग्लैंड जीत गया था। ये सारी बातें राहुल द्रविड़ की पत्नी विजेता ने ESPN क्रिकेट इन्फो से बातचीत में बताई थी। विजेता ये भी कहती हैं कि राहुल भले ही बहुत मशहूर शख्सियत हों, मगर बहुत आम जिंदगी जीते हैं। वो खुद कार में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लोगों के साथ लाइनों में लगते हैं। सिर्फ उनकी पत्नी विजेता ही नहीं, बल्कि राहुल द्रविड़ की सादगी का हर कोई दीवाना है। भारत के पूर्व हेड कोच ग्रेग चैपल राहुल द्रविड़ के लिए कहते हैं कि राहुल से मैंने सीखा है कि जीवन में विनम्रता और मानसिक मजबूती का क्या महत्व है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज जेसन गिलस्पी बताते हैं कि राहुल धैर्य और दृढ़ता के प्रतीक हैं। उन्हें गेंदबाजी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि वो अपना विकेट इतनी आसानी से नहीं देते। इंग्लैंड के एडवर्ड स्मिथ कहते हैं कि राहुल तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हैं। इस मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। बात जब राहुल की सादगी की होगी, तब लव स्टोरी कैसे छूट सकती है। माने एक सीधा सा लड़का कैसे प्यार में पड़ जाता है और फिर उसी से शादी भी करता है। कहानी बेहद दिलचस्प है। विजेता पेंडारकर के पिता विंग कमांडर थे। अलग अलग शहरों में उनका ट्रांसफर होता था। 1968 से 1971 तक उनका परिवार बेंगलुरु में रहा। इसी दौरान पेंडारकर परिवार की द्रविड़ परिवार के साथ दोस्ती हो गई। विजेता के पिता की रिटायरमेंट के बाद उनका परिवार नागपुर शिफ्ट हो गया। विजेता ने यहीं से 2002 में मेडिकल सर्जन की डिग्री हासिल की। उसी समय राहुल के पिता शरद द्रविड़ ने नागपुर में कुछ दिनों तक काम किया। क्योंकि द्रविड़ और पेंडारकर परिवार की पुरानी दोस्ती थी, तो राहुल जब कभी अपने पिता से मिलने जाते तो उन्हीं के घर में रुकते। इस तरह राहुल और विजेता की दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ दिनों के गैप पर राहुल नागपुर के चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि राहुल की पॉपुलैरिटी विजेता की मां के लिए डर थी। उन्हें लगता था कि राहुल की मां विजेता को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये बात rediff.com से बातचीत में विजेता की मां जयश्री ने कही थी। हालांकि उनका डर गलत निकला और दोनों का परिवार शादी के लिए मान गया। 2002 में दोनों की शादी की तारीख तय हुई, लेकिन चूंकि 2003 में वर्ल्ड कप था, इसलिए वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार किया गया। हालांकि दोनों ने एंगेजमेंट कर ली थी। वर्ल्ड कप के बाद राहुल और विजेता की शादी की तारीख तय हुई 4 मई 2003। इस दिन दोनों ने महाराष्ट्रियन रीति रिवाजों से शादी कर ली। राहुल और विजेता के 2 बेटे हैं, समित द्रविड़ और अन्वय द्रविड़। दोनों ही क्रिकेट में करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। समित द्रविड़ 2015 में अचानक चर्चा में आए थे, जब बेंगलुरु में अपनी स्कूल टीम की तरफ से अंडर 12 के लिए खेलते हुए 3 अर्धशतक बनाए थे। एक खिलाड़ी के लिए खुद को फिट रखना बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में उनके खाने पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। फिर जब बात राहुल की होती है तो पता चलता है कि वो बहुत साधारण खाना पसंद करते हैं। राहुल के मामा सुधाकर काले और मामी शोभना काले से दैनिक भास्कर ने बात की थी कि राहुल को घर का खाना बहुत पसंद है। वो जब इंदौर आता है तो अपनी नानी और मामी से सादे वरण भात यानी दाल चावल की डिमांड करता है। अभी कुछ दिनों पहले राहुल की नानी की डेथ हो गई थी। राहुल की मामी बताती हैं कि उसे पूरण पोली, फ्रिज में रखा श्रीखंड और महाराष्ट्रियन डिश कुस्करा खाने का भी बेहद शौक है। इसके अलावा भीड़ भाड़ से बचने के लिए वो हम लोगों के साथ आधी रात को छावनी में मौजूद लक्ष्मी नारायण दूध वाले के यहाँ जाकर दूध भी बड़े चाव से पीता है। ये बात राहुल द्रविड़ के मामा और मामी ने कही। इन सब बातों से इतर राहुल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है वो उनका शांत स्वभाव है। ऐसे में अगर हम आपसे सवाल करें कि आपने उन्हें गुस्से में कब देखा था,
तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। मगर एक आईपीएल के मैच में राहुल इतना गुस्सा हो गए थे कि अपनी कैप उतारकर जमीन पर पटक दी थी। चलिए पूरी कहानी जानते हैं। 2014 के आईपीएल में राजस्थान के कोच थे राहुल द्रविड़। प्लेऑफ में क्वालिफाई के लिए मुंबई इंडियंस के साथ मैच था। राजस्थान ने पहले बैटिंग करके 20 ओवर में 189 रन बना दिए, मगर नेट रन रेट के गणित को ध्यान में रखते हुए मुंबई इंडियंस को लक्ष्य का पीछा 14.3 ओवर में हासिल करना था। 14.2 ओवर में मुंबई 183 रन बना चुकी थी। अगली बॉल पर आदित्य तारे ने छक्का लगा दिया और इस तरह मुंबई क्वालिफाई कर गई। बाउंड्री के बाहर बैठे कोच राहुल द्रविड़ इस बात से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी कैप उतारी और जमीन पर पटक दी। द्रविड़ का गुस्से वाला ये रूप दुनिया ने पहली बार देखा था, मगर आखिरी बार नहीं। साल 2021 में आईपीएल के आगाज के साथ एक और चीज ट्विटर पर छाई रही थी। इंदिरा नगर का गुंडा। ये गुंडा कोई और नहीं राहुल द्रविड़ थे। गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर चिल्लाते कि मैं इंदिरा नगर का गुंडा हूं। यह ऐड बहुत चर्चा में रहा था। लोगों ने राहुल के लिए कमेंट किए कि आप किस लाइन में आ गए हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि इतना क्यूट गुंडा नहीं देखा। राहुल द्रविड़ की क्यूटनेस के चर्चे उनके वक्त में बहुत थे। कहा जाता है कि वो लड़कियों का क्रश हुआ करते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इसका प्रमाण भी दिया। उन्होंने अपने बचपन की एक तस्वीर साझा की जिसमें उनके घर की दीवार पर राहुल द्रविड़ का पोस्टर चिपका हुआ है। ऋचा लिखती हैं कि राहुल द्रविड़ मेरे पहले क्रश थे। आज द्रविड़ का जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये किस्से पसंद आए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर गाँव को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप मेरे यानी रविशंकर के साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया।